नमस्कार। मैं शालिनी त्रिपाठी रमेश्वर लता संस्कृत महाविद्यालय में सहायक प्राचार्य हिंदी के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष उपशास्त्रीय द्वितीय वर्ष के सिलेबस में दी गई कविता अधिनायक की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। अधिनायक रघुवीर सहाय द्वारा लिखित कविता है। इसके कवि रघुवीर सहाय हैं और यह कविता आत्महत्या के विरुद्ध, जो कि 1967 में प्रकाशित काव्य संग्रह है, से ली गई है। कविता की व्याख्या पर हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम रघुवीर सहाय का परिचय जान लेते हैं। रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ और उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 1990 को दिल्ली में हुई। लोग भूल गए हैं कविता संग्रह पर उन्हें 1984 में हिंदी का जो गणमान्य पुरस्कार है साहित्य अकादमी, वह प्रदान किया गया। रघुवीर सहाय जी ने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था और हिंदी, उसके बावजूद भी वो हिंदी के जो प्रतिष्ठित लेखक हैं, प्रतिष्ठित कवि हैं, उनके रूप में जाने जाते हैं, उनमें शामिल हैं। इन्होंने कई विश्व प्रसिद्ध रचनाओं का हिंदी में अनुवाद भी किया। कविता के संदर्भ में रघुवीर सहाय के विचारों से हम अवगत होते हैं। कविता के संदर्भ में रघुवीर सहाय का कहना है कि विचार वस्तु का कविता में खून की तरह दौड़ते रहना कविता को जीवन और शक्ति देता है, और यह तभी संभव है जब हमारी कविता की जड़ें यथार्थ में हो। यानी कि वह कविता को समाज से और यथार्थ से जोड़कर देखते हैं। अब आते हैं हम इस कविता पर। जैसे मैंने कहा कि यह आत्महत्या के विरुद्ध संग्रह से ली गई है और यह संग्रह 1967 में प्रकाशित होता है। देखिए, रघुवीर सहाय जिस समय यह कविता लिख रहे थे, वह जो युग था वह नेहरू का युग था, है ना। और नेहरू शासन की नीतियों का युग था और उन राजनैतिक, नेहरू के समय में होने वाली राजनैतिक गतिविधियों का युग था। ठीक है, आपको पता है कि अच्छा, कविता पर की व्याख्या पर हम जाएंगे, लेकिन कविता का यह जो शीर्षक है अधिनायक, इसका अर्थ क्या है, इस उन्वान का अर्थ क्या है। अधिनायक कहते हैं मुखिया को या फिर तानाशाह को, जो डिक्टेटर है, जो निरंकुश शासक है, उसको कहते हैं। तो यह कविता अपने आप में, इसका शीर्षक अपने आप में व्यंग करता है। किस पर व्यंग करता है? जो कि प्रजातंत्र में तो प्रजा ही अधिनायक होनी चाहिए थी, लेकिन प्रजा वहाँ अधिनायक नहीं है। कौन है अधिनायक? जो शासक है, जिसे सेवक होना चाहिए था, वह अधिनायक बनकर बैठा है। वह निरंकुश तानाशाह शासक बनकर बैठा है, जो कि राजसी ऐश्वर्य और विलास में जी रहा है। और इतने आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो प्रजा है वह भूखी है, वह नंगी है, वह गरीब है और शासक का गुणगान करने के लिए मजबूर है। देखिए, जो आप जानते हैं कि ये जो जनगण मन अधिनायक जय हे जो राष्ट्रगान है हमारा, यह प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और आपको यह भी पता है कि यह जो गीत है, यह बेसिकली 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के 27वें अधिवेशन में पहली बार जॉर्ज पंचम के स्वागत में गाया गया था या प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और उस समय देखिए, देश हमारा गुलाम था और उस समय जो हम प्रजातंत्र नहीं था, उस समय हम गुलाम थे। हमारा राजा कौन था? हमारा राजा जो है कि इंग्लैंड में बैठा, हमारी रानी महारानी जो है कि बैठी हुई थी, इंग्लैंड में बैठी हुई थी। जॉर्ज पंचम राजा थे, तो जॉर्ज पंचम जब भारत में आए, राजा थे, तो अधिनायक की तरह व्यवहार करते थे। और देश जो जनता थी वो प्रजा की तरह नहीं, वह गुलाम की तरह व्यवहार करती थी। तो उन्हीं के प्रशस्ति में, उन्हीं को जो है कि खुश करने के लिए यह गीत लिखा गया था। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो जो है इस कविता को, इस गीत को जो है राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। अब यहीं पर लेखक कवि व्यंग करते हुए कहते हैं, पहली पंक्ति देखिए कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। देखिए,
रघुवीर सहाय की कविताओं की खूबसूरती ये है कि उनकी कविताओं में एक ना एक पात्र ज़रूर होता है। इस कविता में भी आप देखिए कि हरचरना है जो कि गरीब जनता, जो सर्वहारा है, जो हाशिए पर है, उसका प्रतीक कौन है? हरचरना है। इस कविता में देखिए दो बातें हैं कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है। एक तो वह जो भाग्य का विधान करने वाले हैं, यानी भारत की किस्मत कैसी होगी, भारत कैसा होगा, इसका विधान करने वाला वह कौन अधिनायक है, जिसका गुण कौन गा रहा है? हरचरना, फटा। और हरचरना कैसा है? फटा सुथन्ना पहने हुए, यानी फटे हुए वस्त्र, फटा हुआ कपड़ा पहनने वाला हरचरना जो गरीब जनता का प्रतीक है, वह गुण गाने को मजबूर है। किसका? अधिनायक का। अब दूसरी पंक्ति देखिए आप, दूसरी जो पद्यांश है वह देखिए कि मखमल टमटम बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चमर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। यानी कवि कहते हैं कि अब वो व्याख्या कर रहे हैं किस चीज़ की, किसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ये जो अधिनायक है, जो अपने आप को सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान और शासक समझ रहा है, निरंकुश डिक्टेटर की तरह समझ रहा है, उसकी खूबियाँ क्या है, वह कैसा है ना। अब जो देश की जो जनता है वह तो फटा सुथन्ना पहन के घूम रही है, फटे हुए वस्त्र पहन के घूम रही है, गरीब है, लेकिन यह शासक कैसा है? यह शासक मखमल पहने हुए है, रेशम पहने हुए है, और किस पर आता है? टमटम पर आता है, यानी गाड़ी में बैठ कर आता है। बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ, एक राजशाही जो राजा की तरह जो ठाठ बाट और सुविधाओं में पला हुआ वह शासक आता है, और जनता कैसी है? गरीब है। और यह शासक जो कि राज ढंग से, राजशाही ढंग से चलता हुआ रहता है, और कैसे अपना स्वागत कराता है? तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है? कौन कराता है? यह शासक कराता है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। कवि कहते हैं कि देखिए, जितने भी आपके 26 जनवरी हो गए या जो भी राष्ट्रीय आपके जलसे हो गए, उसमें जो यह शासक है, जो नेता है, वह जो देश का प्रधान है, वह जो है अपने आप को सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली तानाशाह की तरह, डिक्टेटर की तरह सिंहासन पर स्थापित करता है, अपने स्वागत में ढोल बजवाता है, तुरही बजवाता है, तोप छुड़वाता है और तमगे लगवाता है। और उसी स्थान पर जो जनता है, जो अलग अलग दिशाओं से आकर वहाँ खड़ी है, वह कैसी है? वह नरकंकाल की तरह है। नरकंकाल की तरह क्यों है? क्योंकि उसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वह नंगी है। ठीक है। अंतिम पंक्तियों में देखिए कि कौन है वह जनगणमन अधिनायक, वह महाबली, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। कवि कहते हैं कि जनता डरी हुई है, जनता विरोध करने से डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि जो शासक है वह इतना निरंकुश है, इतना बड़ा तानाशाह है कि वह जनता को कुचल सकता है, गरीब आदमी को वह कुचल सकता है, उसको वह मार सकता है, मरवा सकता है, उसको खत्म कर सकता है, उसके अस्तित्व को मिटा सकता है। इसीलिए जो वह गरीब जनता है वह न चाहते हुए भी बेमन से बाजा बजा रही है। किसका? यानी बाजा बजाना यानी गुणगान कर रही है। किसका? उस निरंकुश शासक का। यह कविता रघुवीर सहाय ने नेहरूवियन एरा यानी नेहरूवियन युग और उसकी नीतियों को देखते हुए, उसको जनता पर उसका क्या असर है उसको देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए उस पर तंज कसते हैं या उस पर व्यंग करते हैं कि नेहरू युगीन जो राजनीतिक नीतियां थी, जो जनता के लिए हितकारी नहीं थी या जो जनता के विरोध में कार्य कर रही थी, जिसमें कि आज़ादी के इतने वर्षों पश्चात भी लोकतंत्र में जहाँ जनता को सर्वशक्तिशाली होना चाहिए था, सर्वशक्तिमान होना चाहिए था, वहाँ जनता तो गरीबी में दाने दाने के लिए मोहताज है, किंतु जो शासक है, राजा है, वह जो है तख्त-ओ-ताज पर बैठा हुआ है। और इस कविता को आप आज के संदर्भों में भी देख सकते हैं, जहाँ की जो शासक है, जो नेता है, वह अपने आप को किसी राजा से कम नहीं समझता और जनता की समस्याओं से वह जुड़ा हुआ नहीं है और उसको जनता की याद केवल वोट के दौरान
आती है, जब चुनाव होते हैं तब आती है, तब वह बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े दावे करता है, किंतु उसके पश्चात उसको जनता से कोई लेना देना नहीं रह जाता। जनता यदि उसके खिलाफ विरोध करती है तो वह इतना ताकतवर है कि जनता का मुंह बंद करवा सकता है, उसको कुचलवा सकता है, उसको राष्ट्र विरोधी करार करवा सकता है, उसको जेल में बंद करवा सकता है ना। तो इस कविता को आप इस संदर्भ में भी देख सकते हैं। धन्यवाद।